सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम राधे है। उड़ीसा सुंदरगढ़ से ये कुंडली आई है। ध्यान से बैठिए, एकदम इत्मीनान से, कोई काम नहीं, चुपचाप स्थिर होकर के बस यूं अध्ययन का आनंद उठाइए। कर्क लग्न की कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट की बात है। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति शनि होने के कारण मारक होते हैं। सूर्य द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण मारक होते हैं। अष्टम भाव के अधिपति शनि के साथ जो भी ग्रह बैठेगा वो भी दोषयुक्त हो जाएगा। शुक्र चतुर्थ और एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं। चतुर्थ और एकादशवें भाव के अधिपति, इस वजह से कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो पापी ग्रह के रूप में, और गुरु भी पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। पर वस्तुतः जब दोनों की पापत्व प्रभाव की गणना करी जाएगी तो शुक्र पापक फल देने के मामले में आगे निकल जाएंगे और गुरु पीछे रह जाएंगे। इस कुंडली के लिए गुरु भाग्य भाव के साथ साथ छठवें के अधिपति भी होते हैं, और इस कुंडली में वो कई बार दारिद्र दोष भी लगाते हुए देखे जाएंगे। अगर उनका प्रभाव चतुर्थ भाव पे नहीं होता, अगर उनका प्रभाव नवम या छठवें भाव पे नहीं होता, और अगर उनका प्रभाव शुक्र को नहीं होता, तो कुंडली कमजोर हो जाती। लेकिन कुंडली में गुरु ने खुद को ऐसे कमजोर दिया है करके कि भाग्येश होकर के 12वें जाकर के भाग्य भंग योग लगा दिए हैं। क्लियर है? इस कुंडली के लिए बुध का दशम स्थान में बैठना, तृतीय भाव के अधिपति होने से, व्यापार और नौकरी में से, यहां पे ये चुनने के पहले आपको कुंडली में सूर्य की स्थिति को ठीक करनी होगी। जैसे सूर्य ठीक है क्योंकि शुभ कर्तरी में है, पीछे शुक्र, आगे बुध, और दशम भाव के अधिपति मंगल अष्टम भाव के अधिपति से युक्त होने के कारण थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ नौकरी देने वाले बनेंगे। एक बात और बता देता हूं, ये कुंडली जिस स्थिति से गुजर रही है अभी, उसके आधार पर व्यक्ति बार बार फाइनल मोमेंट पे जाकर के रुक जाता है। वैसे इस कुंडली में नौकरी के 100% 100% से भी ज्यादा योग बने हैं। दशम भाव के अधिपति के साथ शनि का बैठना, मंगल के साथ सूर्य का उच्चाभिलाषी होना, शुभ कर्तरी में होना, गुरु का शुक्र को देखना, और यहां पे जन्म कुंडली में शनि और मंगल का संबंध लग्न को देखना। मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह, क्योंकि दशम और पंचम के अधिपति, एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति होने से युति अच्छी बनी है। पर शनि के साथ बैठना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि अष्टमेश के साथ कोई भी ग्रह बैठेगा तो गड़बड़ी पैदा करेगा। हालांकि आप यहां ये नहीं कह सकते कि यहां पे दाम्पत्य खराब होगा। मैं इस बात की 100% गारंटी ले सकता हूं। मैंने ही वो कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि सप्तम स्थान में स्वग्रही ग्रह, या सप्तम स्थान में उच्च के शनि, या सप्तम स्थान में शनि राहु, ससुराल सुखद, पति अच्छा, निर्णायक, नौकरी करने वाला, बुद्धिमान और इज्जत और आदर प्रतिष्ठा देने वाला होता है। हां, संभव है वो थोड़ा मंदिर पूजा पाठ आदि में थोड़ा कम एक्टिव हो, पर निश्चित रूप से वो जीवन के मूल्यों को समझने वाला होगा। यहां सूर्य जो बैठे हैं, क्लियर है? भाग्य भाव को शुभ कर्तरी, भाग्य का सुख, धर्म का सुख, चिंतन का सुख, मंत्र का सुख, कम्युनिकेशन का सुख और पिता का सुख, ये सब मिला होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र अष्टम में, गुरु से दृष्ट, चतुर्थ भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव, इस वजह से चल अचल संपत्ति का सुख मिलेगा थोड़े विलंब से। शुक्र की दशा में कोशिश करने पे मशक्कत होगी, गुरु की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए। चतुर्थ के बाद पंचम भाव के अधिपति मंगल और दशम के अधिपति सर्वाधिक योग कारक, यहां पे उस ग्रह की स्थिति तृतीय भाव में, और यहां के अधिपति लग्न में। शत्रुग्रही बुध, यहां के अधिपति चंद्रमा अष्टम में। दाम्पत्य देर से शुरू हो, पति लंबा और छरहरे वदन का मिलता है, क्योंकि यहां पे शनि स्वग्रही केतु के साथ, ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, सफलता के 200% चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन लग्न की कुंडली का दशमांश,
लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, शनि के साथ सरकारी नौकरी का योग। यहां पे चंद्रमा जो जन्म कुंडली के पंचमेश हो रहे हैं और यहां पे छठवें भाव के अधिपति होकर के सूर्य बैठे हैं। प्रतियोगिता जारी है, सूर्य को बल दीजिए, चंद्रमा को और भी ज्यादा ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं, चंद्रमा ठीक है। मैं समझ रहा हूं तीसरे भाव के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, मैंने बात बताई थी। लग्न के, धन के, तृतीय के, चतुर्थ के, पंचम के और एकादशवें के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं। नवम के भी चंद्रमा ठीक ठाक होते हैं, पर ये भाव जहां जहां मैंने टिक लगाया है वहां अच्छे होते हैं। गुरु का प्रभाव चल अचल संपत्ति के मामले में, शत्रुओं से और अपने पराक्रम के परिणाम और मेहनत करने के बाद परिणामों को लेकर के और अनुभवों को देने वाला बनेगा। साथ ही साथ व्यक्ति का ज्योतिष, अंक विद्या, पामिस्ट होना, टैरो कार्ड, हीलिंग और गुप्त चीजों के बारे में चिंतन करना, रिसर्च बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा, विदेश योग, विदेशवास, ये सब बहुत अच्छा है। शुक्र और गुरु की दशाएं, राहु की दशा में ये सारे काम किए जा सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। जीवन के मूल्यों को समझने वाले आप हैं, पति भी मिलेगा। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना, पर गुरु अगर 12 में नहीं होते तो अब तक आपकी नौकरी लग चुकी होती, क्योंकि तृतीय भाव में बैठे हैं, 3 नंबर की राशि में बैठे हैं और वहां से वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मेंटल पीस को, जहां के अधिपति अष्टम में बैठ करके कुहू योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को मशक्कत में आने की आवश्यकता पड़ जाती है। बुध राहु के साथ बीज खोपड़ा का दिमाग, मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में, गुरु मंगल का योग बहुत बढ़िया बन रहा है हर जगह। गुरु मंगल का योग यहां पे तो थोड़ा ठीक नहीं है, पर यहां शनि के साथ मंगल के बैठने से व्यक्ति का तकनीक और व्यक्ति का जो तात्कालिक निर्णय होता है वो बड़ा अच्छा होता है। शत्रु से लड़ने की ताकत नहीं है, पर फिर भी जब क्रोध आए तो उसको नेस्तनाभूत करने का योग ये गुरु और मंगल के कारण होता है। मंगल की दृष्टि बुध पे, इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा प्रतियोगी होता है और किसी को भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में, नुकसान के योग हैं। हालांकि वो जो भी आपका फायदा उठाएगा वो बाद में पश्चाताप करेगा और आपकी भरपाई हो जाएगी, आपको उसका नुकसान नहीं होगा। शुक्र अष्टम भाव में है, इस वजह से अपने पेट और कई बार रक्त से संबंधित समस्याओं को ना हो शरीर को झेलना पड़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। रक्त से भी संबंधित समस्या होने के साथ साथ कई बार गैस्ट्रिक पेशेंट भी व्यक्ति को होते देखा जाता है। कुंभ राशि के बैठे हैं, वात जनित बीमारियां भी दे देते हैं। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव लग्न पे, साहस, बल, पराक्रम और धैर्य ये बना करके रखने की आवश्यकता है। वैसे आपकी कुंडली में मंगल उच्च के हैं तो वो डिसबैलेंस नहीं होने देंगे और यकीनन आपको क्रिएटिव बनाएंगे और व्यक्ति बहुत ही ज्यादा समझदार और पॉलिटिकल होता है। कहने का अर्थ है चीजों को बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय तरीके से समझने वाला, चिंतन करने वाला, डीप क्रिएटिव, डीप एनालिसिस और डीप थॉट में जाने वाला होता है। गहराई से किसी भी बात को समझता है, चिंतन करता है और बहुत ही सूक्ष्मतया अन्वेषण करके किसी निर्णय पे पहुंचता है। ये गुण आप में होने चाहिए। राहु की दशा के लिए लाजवर्त अवश्य धारण करना चाहिए। भाग्य भाव में सूर्य का बैठना चारित्रिक रूप से कभी भी आपको कमजोर ना करे। 12वें के गुरु अंक कम देंगे, उच्चाभिलाषी हैं, इस वजह से आपका चरित्र कभी भी खराब नहीं है, बुद्धि आपकी विषम नहीं है। आप कर्क लग्न के हैं, एक तरफा कई बार सोचते हैं, बहुत सारे पक्ष आपके सामने कभी खुल करके ना तो लोग रखते हैं और ना आप उसके पीछे पड़ना चाहते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति अष्टम में, ये दारिद्र दोष 2 तरीके से कुंडली को प्रभावित और प्रकोपित कर सकती है। जैसे गुरु 12वें, 6वें के अधिपति होकर के लाभ के अधिपति अष्टम में, ये दारिद्र दोष पैदा करेगा, जिसके कारण शुक्र की दशा में, केतु की दशा में व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिजली चली गई। धन भाव के अधिपति का भाग्य में जाना बहुत बढ़िया, धनेश का शुभकर्त्री में होना और दशम भाव में बुध का होना व्यक्ति को खुद के रोजगार में प्राइवेट नौकरी करने से ज्यादा बढ़िया होगा। आप जहां कहीं भी जाएं, खुद की नौकरी अवश्य करें, खुद का रोजगार जरूर स्थापित करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, यह आपको लाभ देगा। इस कुंडली में धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, पद की, ऐश्वर्य की, सुख की और शांति की कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अष्टम भाव के शुक्र कभी कभी अपना प्रभाव जरूर ही प्रकोपित करेंगे। हालांकि अष्टम के शुक्र कभी खराब नहीं होते, मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया था। हाँ, हालांकि वो पेट के रोगी बना देते हैं, कई बार नाभि का क्षेत्र परेशान होता है।
दाम्पत्य आपकी कुंडली में कभी खराब नहीं है, इस चीज को लेकर के कभी परेशान मत होइएगा। ससुराल धनवान मिलेगा। हाँ, वहां के लोगों के निर्णय थोड़े बदलने वाले होंगे, शुरू में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। विवाह के लिए आपकी कुंडली में दिशा पूरब बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए अंक 2 अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, शतभिखा, श्रवण, धनिष्ठा, अश्विनी, ये कुछ नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पुष्य और बस ये पुष्य अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए दिन शुक्रवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहे, मंगलवार भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अंक मैंने 2 बताए, मतलब 2 तारीख, 11 तारीख, ये कुछ अच्छे वार रहेंगे, दिन रहेंगे। इसके साथ साथ धन कमाने के लिए दिशा आपके लिए उत्तर बहुत अच्छी रहे। इसके साथ साथ विवाह के लिए कुंभ राशि के लोग, कुंभ लग्न के लोग, कन्या राशि के लोग, कन्या लग्न के लोग, इसके साथ साथ तुला राशि के लोग और तुला लग्न के लोग आपके लिए जातक अच्छे रहेंगे। ये इतनी सारी चीजें। अब मैं नक्षत्र पे चर्चा कर दूं। बुद्धिमान आप सूर्य के कारण हो रहे हैं। ज्ञान आपके पास जो चिंतन वाला है, जो गूढ़ और रहस्यमयी है, वो शुक्र के कारण है। चंद्रमा आपकी कुंडली में हमेशा ही आपको अनुभवी और यथार्थवादी बनाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में ऊर्जावान, साहसी और छोड़ने नहीं वाले बनाएंगे। बुध आपकी कुंडली में आपको क्रिएटिव और नौकरी में और साथ ही साथ थोड़े उग्र और दुश्मनों को बख्शने नहीं वाले बनाएंगे। गुरु आपकी कुंडली में बहुमुखी और साथ ही साथ मददगार बनाएंगे, लोगों की मदद करने वाला और भौगोलिक रूप से आपको यात्रा में डालने वाले बनाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में रिसर्च और एनालिटिक और प्रोसेस करने वाला बनाएंगे। आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आप अनुभवी बड़े अच्छे हो सकते हैं। शनि आपकी कुंडली में आयु, गंभीरता और गंभीर काम, नेचर और प्रकृति के नजदीक रहने वाला, चीजों को समझने वाला, एनालिटिकल व्यू देने वाला और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेट होने के साथ साथ रिक्लूज रहने वाला, अलग रहने वाला, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोलेट रहने वाला। शनि की दशा में व्यक्ति को गंभीर चिंतन, और कई बार शनि में शुक्र जब आएंगे, शनि में राहु, शनि में मंगल, तो दशाएं कमजोर हो सकती हैं। इस वजह से इन दशाओं में सावधान होने की आवश्यकता। धन से, लोगों से, परिवार से, पति से, द्वितीय पुत्र से और कुटुंबजनों से, साथ ही साथ कलीग वगैरह से सावधान होने की आवश्यकता होगी। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा है, लेकिन वो थोड़े दूर हैं। जितनी जल्दी हो सके किसी को गुरु बना लीजिए। अगर संभव हो सके तो निश्चित रूप से गुरु दीक्षा भी ले लेने की आवश्यकता है। राहु आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह और स्वग्रही ग्रह के साथ बैठे हैं। राहु खराब नहीं है, लेकिन शनि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, इस वजह से उसका मारक प्रभाव भी दिखेगा। शनि इस कुंडली में मारक हैं, मंगल इस कुंडली में योग कारक हैं। योग कारक ग्रह का संबंध मारक से बनेगा राहु के साथ, तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला हो जाता है। इस वजह से शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में सावधानी के साथ साथ मंगल में शनि जब आएंगे तो बहुत अचानक से रैंडम एक्सेस होता है और बहुत बड़ा धन, बड़ी पब्लिसिटी और बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। यहां पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव आपको साहसी और गूढ़ से गूढ़ चीजों को बहुत आसानी से, सरलता से अपने पक्ष में करने वाला बना देगा। क्लियर है? ससुराल ठीक है, दाम्पत्य खराब नहीं है, इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। स्पष्ट बोल देता हूं। शनि राहु केतु, आप थोड़े कम पैसों पे नौकरी करेंगे, कई बार अनुभव प्राप्त होगा। राहु की दशा 2028 के फरवरी तक है। जितना ज्यादा हो सके अभी शांत रहिए, खुद को एकत्रित करिए, व्यवस्थित रहिए और नियमित रहिए। सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, एकादशी जरूर करना चाहिए। चंद्रमा को बल देने के लिए शिव जी की पूजा, सफेद पुष्प की माला। मंगल आपकी कुंडली में ठीक है, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ। बुध बहुत बढ़िया है, और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने से बचिए। जितना ज्यादा हो सके गणेश जी के मंदिर या गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। गुरु और शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं। शनि को बल देने के लिए सरसों तेल का दीपक और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और केले के वृक्ष की पूजा आदि भी कर लेनी चाहिए। अमोघ शिव कवच का पाठ भी कर लेना चाहिए। राहु और केतु आपकी कुंडली में आधा अच्छे और आधा बुरे परिणाम करेंगे। राहु की दशा में कंफ्यूजन बढ़ता है, लाभ पाने की आशंकाएं बढ़ती हैं और नुकसान के क्षेत्र भी बढ़ेंगे। हालांकि मेहनत बढ़ेगी, हालांकि राहु आपको दायरा भी दिया है, इसने आपको बहुत सारी चीजें पहले से दिखा रखी हैं।
जिसी के बल पे आप आगे गुरु की दशा का लाभ उठाओगे। गुरु की दशा इस कुंडली के लिए सामान्यतः थोड़ी बहुत कमजोर, क्योंकि भाग्य भंग योग लगा करके बैठे हैं। तो राहु के बाद जो गुरु की दशा आएगी उसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलेगी, पर गुरु की दशा को और भी ज्यादा ठीक करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मंदिर और बड़ों का आदर, गौ सेवा, गीता ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन अवश्य किया करिए। इस कुंडली में चंद्रमा, मंगल और शनि में से तीनों ही ग्रह अच्छे हैं। मतलब चंद्रमा, मंगल और शनि, अगर सारी चीजें ठीक रही तो मैं ये कुछ हद तक ये बात कह सकता हूं कि शनि और मंगल की दशा भी इस कुंडली में खराब नहीं जाएगी। मंगल की तो वैसे भी नहीं जानी है, पर शनि भी थोड़े थोड़े ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं। केंद्र का अधिपति अगर पापक ग्रह हो तो खराब नहीं होता। गुरु और शुक्र अगर केंद्र के अधिपति होते हैं तो थोड़े कमजोर होते हैं, विशेषतया शुक्र थोड़े ज्यादा। बुध जन्म कुंडली में आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बना सकते हैं, इस वजह से सावधानी से युक्त होकर के कोई भी निर्णय लीजिएगा। शुक्र और गुरु में से गुरु का बल ज्यादा बढ़िया है, शुक्र का बल थोड़ा कमजोर देख रहा हूं। केतु और सूर्य में से सूर्य आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं। ये कम से कम कभी कभी आपको आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कमजोरी दे सकते हैं, हालांकि ये आपको चारित्रिक रूप से कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। चल अचल संपत्ति अगर खरीदना हो तो शुक्र और गुरु की दशा को देख लीजिएगा। संतान उत्पत्ति के लिए गुरु और मंगल की दशा देख लीजिएगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर अगर कुछ भी करना होगा तो चंद्रमा और बुध की दशा में कुछ कुछ हद तक लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के लिए राहु में गुरु, गुरु में बुध, राहु में शनि, शनि में राहु, शनि में बुध, ये सब यात्राएं अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं एक बात कह दूं तो इन्वेस्टमेंट आप कई जगह पे कर सकती हैं। आपके योग अच्छे बने हैं, कई जगह से धन के योग बनेंगे और आप उग्र बड़े जल्दी हो जाते हैं। हालांकि नहीं होते, पर होते हैं तो बड़ा खराब हो जाता है। ये शनि मंगल का प्रभाव है जो आपको आसानी से स्थिर नहीं होने देना चाहता है। और साथ ही साथ शनि की उच्च राशि का प्रभाव यहां पे पड़ रहा है। शनि की दृष्टि यहां के लिए लाभदायक है, पर थोड़े कमजोर, क्योंकि सूर्य पे देख रहे हैं। इस कारण से कई बार नेत्र और माथे का दर्द, दांतों के रोगी ऐसे ऐसे बनाते हैं, पेट का रोगी वगैरह बनाते हैं। शनि की दृष्टि यहां के लिए सामान्यतया बहुत अच्छी नहीं है, पर शनि की दृष्टि यहां के लिए बहुत अच्छी होगी। इस वजह से चल अचल संपत्ति और मेंटल पीस बहुत अच्छा है। इस शनि के कारण ही आपको मानसिक शांति मिलती रहती है और इसने ही आपको एकाग्रता भी दी है। शनि और मंगल का एक साथ बैठना थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ आपको आगे बढ़ाएगा। गुरु 12 में नहीं होते तो आपको अब तक नौकरी मिल गई होती है, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं। अंक इन्हीं ने ही कम दिए थे। दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति बनी है, बाहर जाने का योग है, निकल जाइएगा जब कभी भी मन करे। योग है बाहर जाने का, स्थित होने का और कम पैसों पे नौकरी करने के भी आरंभ में योग है। हालांकि अभी राहु की दशा है, राहु फिर भी आपकी कुंडली में शुभदायी ही है, नुकसानदायक नहीं है। उच्च के ग्रह के साथ, स्वग्रही ग्रह के साथ अगर राहु बैठेगा तो कभी खराब नहीं करेगा। क्लियर है? अब क्या बताऊं? इस कुंडली के आधार पे मैं और भी चीजें बता दूं। लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना, जीवन के आरंभ में मेहनत करनी पड़ती है। धन के अधिपति का भाग्य में जाना धनवान योग बनाएगा। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम में आना, यह आपको अपने रोजगार के लिए विचार करने के लिए कह रहा है। बुध की दशा में ऐसा काम कर सकते हैं। चतुर्थ के अधिपति अष्टम में यह ठीक नहीं होता। चल अचल संपत्ति बनाने, लोगों के पास अपने जगह को रखने में आपकी अपनी गद्दी कई बार खतरे में हो जाती है और कई बार आपका लाभ उठाया जाता है, विशेषतः शुक्र, शनि, राहु और मंगल की दशा में। चतुर्थ के बाद पंचम भाव के अधिपति उच्च के, ज्ञान पक्ष बहुत बढ़िया, चंद्रमा और मंगल का संबंध बहुत बढ़िया। चतुर्थ या पंचम भाव के अधिपति अष्टम के साथ, इस वजह से संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। कई बार व्यक्ति का प्रेम विवाह ज्यादा अच्छा बीतता है। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें, दारिद्र दोष, किसी को देना नहीं चाहिए, अटक जाएगा। हालांकि आपके पास साहस इतना है कि आप निकाल लेंगे, पर उसकी नौबत क्यों आए, इस वजह से देने से बचिए। सप्तम भाव के अधिपति यहीं बैठे हैं, षष्ठ महापुरुष योग लगा करके, रुचक योग एक साथ लगेगा। इस कुंडली में ये एक अच्छा व्यू हो सकता है अगर आपने गलत निर्णय न लिए हो तो, और उत्तेजित होकर के किसी के साथ भी कोई भी संबंध मत बनाइएगा। अष्टम भाव ठीक बना है, खराब नहीं है। नवम भाव ठीक बना है, खराब नहीं है। भाग्य और पुरुषों का बल, पुरखों का बल भी मिलता रहेगा। दशम भाव ठीक बना है, उच्च के हैं, ये आपको बल देंगे और साथ ही साथ आपके डेली रूटीन को ठीक रखेंगे, आपको आलसी नहीं होने देंगे। एकादशवें भाव का अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में, यह ठीक नहीं होता, दारिद्र दोष
और कम पैसों पर नौकरी करना और आरंभ में मशक्कत होती है। 12वें भाव के अधिपति दशम में ये विदेश योग, बड़े लोग, ऊंचे लोग, अच्छे लोग और साथ ही साथ व्यापारिक नेचर देते हैं। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं होता, विलंब होता है पर अच्छा होता है। पति प्रेम करने वाला और चतुर होता है, चपल चंचल चालाक और दिमागी होता है। राहु और बुध के बैठने से कई बार जो भौतिकीय सुख है वो बैलेंस होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और हाइप नहीं करता है। शनि केतु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव अपनी 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे खराब नहीं है। गुरु का प्रभाव यहां भी ठीक है, गुरु का प्रभाव यहां पे थोड़ा कमजोर है, पर 12वें भाव के अधिपति के साथ राहु के बैठने से थोड़ी बहुत मशक्कत देखने के ऊपर मिलेगी। सूर्य और चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना कई बार स्टक करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, व्यक्ति तुरंत ही किसी से प्रभावित हो जाता है, अपने स्वयं को भूल जाता है और जल्दी ही कई चीजें कर बैठता है। इस वजह से स्थिर होना आवश्यक है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। इसके साथ साथ JYOTISHHILAKSHYA ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां से भी कार्यक्रम आप देख सकते हैं। प्रत्येक दिन का पंचांग और पंचांग में करने वाले काम बताए जाते हैं। वहां से अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएगा और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम तो आप वहां से देख ही सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सारे हैं। मैं ट्विटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, सोच रहा हूं देखता हूं धीरे धीरे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।